नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का इतिहास की इस परिचर्चा में। और आज हम लोग गुप्त काल के में चर्चा करेंगे। और जैसा कि हमारा समय रहता है 7:30 शाम को, उस चर्चा के साथ हम आपके बीच उपस्थित जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाएंगे। उसके बाद हम लोग आरंभ कर देंगे। और आज का सेशन आधा घंटे का रहेगा। 7:30 से लेके 8 तक का सेशन रखेंगे हम लोग। और क्योंकि छोटे से टॉपिक्स हैं और इतिहास में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ से आना शुरू हो जाएगी, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें स्पष्ट रहें। अगर हम बहुत ज़्यादा करेंगे तो फिर वो मिक्स हो जाएंगी एक दूसरे के साथ में। रोहित सिंह लोधी, संतोष राजपूत लोधी, लाला भैया सिंह, शिवम राजपूत, गजेंद्र राजपूत, स्वागत है आप सभी लोगों का। संतोष राजपूत लोधी, शैलेंद्र राजपूत, रामकिशन राजपूत। तो सभी जितने भी लोग हैं अगले 2-3 मिनट में सभी लोग जुड़ जाएंगे। और उसके बाद हम लोग गुप्त काल के बाद इतिहास का क्या हुआ उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। हरिमोहन राजपूत जी, शिव मोहन सिंह लोधी जी, रामदेवी राजपूत, संजय लिल्हारे, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आगे जो इतिहास की धारा है, जैसा हमने एक हिंट किया था मैंने कि भारत में जो गुप्त राजाओं के अंतिम समय में आकर के हूण आक्रमणकारियों का आना आरंभ हो गया था। हूण शक्तियों ने भारत पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया था और बाद में गुप्त साम्राज्य ढह गया था। उसके बाद भारत के इतिहास का क्या हुआ, कौन कौन सी शक्तियाँ आई। आयुष्मान लोधी वर्ल्ड बुक डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज वर्ल्ड बुक पुस्तकें पढ़नी होती हैं। लोधी गजेंद्र राजपूत, करमजीत राजपूत अमेठी से, ग्रीस भारत, चंद्र प्रकाश, इंजीनियर ओमकार लोधी, RBS लोधी राजपूत, संतोष राजपूत। तो काफ़ी संख्या में आप सभी लोग इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। और आज हम लोग वही चर्चा करने वाले हैं कि गुप्त काल के बाद इतिहास का क्या हुआ, कौन राजा बना, कौन कौन से वंश आए, किस तरीके से हिस्ट्री आगे बढ़ी। उन सारे विषयों की हम लोग चर्चा करेंगे और एक क्लियर आइडिया आपके दिमाग में आ जाएगा कि उसके बाद क्या क्या हुआ है और कौन कौन लोग किस किस के वंश भारत में आए हैं। संतोष राजपूत, नरेंद्र सिंह राजपूत, कृष्ण गोपाल लोधी, सूर्य प्रताप सिंह, यश प्रताप सिंह। तो आप सभी का स्वागत है। और हम अब लोग चर्चा आरंभ करते हैं गुप्त काल के बाद के इतिहास की। तो जैसा मैंने कहा कि हम लोगों ने स्कंद गुप्त तक चर्चा की थी, लगभग 570-72 ईस्वी तक। उसके बाद क्या हुआ, कुछ और कमजोर गुप्त शासक राजा बने, लेकिन धीरे धीरे वो इतने कमजोर थे कि वो अपनी सत्ता को स्थायी नहीं रख पाए। और बाद में हूणों का आक्रमण की हुआ और जो क्षेत्रीय शक्तियां थीं, बाकी जो क्षेत्रीय शक्तियां थीं उनका उभार हुआ और कमजोर गुप्त राजाओं को उन्होंने एक तरीके से बेदखल कर दिया। और धीरे धीरे पाटलिपुत्र के आसपास बहुत छोटे क्षेत्र पर गुप्त राजाओं का शासन रह गया। तो आज हम लोग वही देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ और फिर उसके बाद कौन कौन सी शक्तियों का उद्भव हुआ। तो एक तो जैसा कि मैंने आपसे चर्चा की थी कि हूणों का आक्रमण हुआ, हूण शक्तियों ने आक्रमण किया और हूण आक्रमण ने गुप्त साम्राज्य की नींव को हिला के रख दिया। जो राजा था कुमारगुप्त के शासनकाल में पहली बार हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था और उसके बाद वो लगातार करते रहे और एक तरीके से उन्होंने गुप्त साम्राज्य को कमजोर कर दिया। गुप्तों के जो सामंत थे, जो आसपास छोटे छोटे जो राज्य थे, उनके छोटे छोटे राज्यों ने अपनी शक्ति को बढ़ाना आरंभ किया और एक प्रकार से जैसे ही गुप्त साम्राज्य कमजोर हुआ, उन लोगों ने अपनी सत्ता को अपने अपने क्षेत्रों में स्थापित कर लिया। तो गुप्तों के बाद जो एकीकृत साम्राज्य था, जैसे मौर्यों में एक पूरा भारत के बहुत बड़े क्षेत्रों पर केवल मौर्यों का राज्य था, उसी तरीके से हम देखते हैं कि गुप्तों के समय में गुप्त राजाओं का, खास करके चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, इनका एक बहुत बड़े राज्य पे इनका अधिकार था। लेकिन इनके बाद इनके जो उत्तराधिकारी आए वो कमजोर रहे और क्षेत्रीय शक्तियों का वो मुकाबला नहीं कर पाए, तो गुप्त राज्य सिमटता गया और बाद में ये समाप्त हो गया। तो जब गुप्त राज्य कमजोर हुए और इनका राज्य समाप्त हुआ, तो उस समय भारत में कई छोटी छोटी शक्तियां आई। एक केंद्रीय कोई शक्ति नहीं आई, केवल एक राजा का आपको नाम मिलेगा, उसका नाम है राजा हर्षवर्धन।
हर्षवर्धन के अलावा आपको कोई बड़ा शासक भारत में नहीं मिलेगा। और भारत में प्राचीन काल में गुप्तों के बाद जो सारी की सारी राज्य व्यवस्था है उसमें विघटन हमें दिखाई देता है, अर्थात छोटे छोटे राज्य हमें अलग अलग जगह पर दिखाई देते हैं। क्या राज्य हैं, कौन से राज्य हैं, किस वंश के हैं, उसकी ही चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। तो ये एक तरीके से डिसकंटिन्यूटी हो जाती है यहाँ से। इतिहास में क्या है, एक तरीके से चीज़ें कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं और साम्राज्य की जो परिकल्पना है जिसमें पूरा एक बड़ा राज्य है उसकी परिकल्पना टूटती है और छोटे छोटे वंश, छोटे छोटे राज्य वहाँ पर भारत में उभरते हैं। उन्हीं के संबंध में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और ये जो सारे राज्य हैं वो कब उभरे हैं, जब गुप्त साम्राज्य समाप्त हो गया या कमजोर हो गया। उसी दौरान जैसे हमने चर्चा की थी कि सम्राट अशोक के बाद मौर्य शासन कमजोर हो गया था, सम्राट अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर हो गया था और मौर्य साम्राज्य की स्थान पर आपने देखा होगा कर्ण वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, उसके अलावा आपने देखा होगा कि मौर्य साम्राज्य के स्थान पर यूनानी, उसके बाद शक, पल्लव, कुषाण, ये सब लोग आ गए। तो आपने देखा छोटी 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 शक्तियां अलग अलग स्थानों पर उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। सेम अब हो रहा है, जो गुप्तों का बड़ा साम्राज्य था और जैसे ही गुप्त वंश का पतन हुआ उसके बाद तमाम क्षेत्रों में जहां उनका राज्य हुआ करता था छोटी छोटी स्थानीय शक्तियां उभर के आईं और वही शक्तियों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। कौन कौन सी शक्तियां थी? सबसे जो पहली शक्ति थी, थोड़ा फोन आ रहा था, मैं अभी करेक्ट करता हूं इसको। हाँ सॉरी, थोड़ा सा वो फ्लाइट मोड पे लगाना मैं भूल गया था। तो सबसे पहले हूण, हमने देखा कि कुमारगुप्त के शासनकाल में हूणों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो हूणों ने क्या, हूण कहाँ के रहने वाले थे? हूण बेसिकली मध्य एशिया के रहने वाले थे और मध्य एशिया से जो भी लोग आए हैं उन्होंने भारत पर आक्रमण किया है और भारत में तहस नहस मचाया है। जो भी लोग आए हैं, चाहे वो कुषाण रहे हों, चाहे वो हूण रहे हों, चाहे आप देखेंगे उनके मध्य एशिया से आगे चल करके ये उज्बेक लोग आए थे और आगे देखेंगे कि आपको मुगल जो आए थे, मुगल भी मध्य एशिया के ही रहने वाले थे। तो मध्य एशिया से ऐसे लोग आए जो लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, मंगोल लोग, खास करके मंगोल बड़े लुटेरे थे। चंगेज खां का नाम आपने सुना होगा, चंगेज खां उनका बड़ा नेता था, उन्होंने बहुत लूटपाट की दुनिया भर में। तो भारत में इस दौर में हम क्या देखते हैं कि गुप्तों के शासनकाल के अंत में, जब अंतिम दौर में जहां गुप्त राजा कमजोर हुए वहां पर विदेशी शक्तियों ने आक्रमण करना शुरू किया और उनमें आक्रमण करने वाले में कौन लोग थे? सबसे प्रमुख हूण आक्रमणकारी जो मध्य एशिया से भारत आए और उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित किया। उसके बाद उस समय जब गुप्त राज्य कमजोर हुआ तो कन्नौज में एक मौखरी वंश था, मौखरी। उस मौखरी वंश ने, मौखरी राजाओं ने कन्नौज में अपनी सत्ता स्थापित कर ली, क्योंकि गुप्तों का जो केंद्र था वो पाटलिपुत्र था। तो आगे चल के कन्नौज भारत की राजधानी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यहीं से कन्नौज का बीज पड़ रहा है, यहाँ से कन्नौज की शक्ति का उद्भव हो रहा है। तो जो मौखरी राजक थे वो एक तरीके से हो सकता है कि गुप्तों के सामंत रहे हों या गुप्तों के वो अधिकारी रहे हों, लेकिन मौखरी राजाओं ने कन्नौज को अपनी राजधानी बना करके एक सत्ता स्थापित की। और इसी मौखरी वंश में हर्षवर्धन की बहन का विवाह हुआ था। हर्षवर्धन की जो बहन थी उसका विवाह मौखरी राजा के साथ ही हुआ था, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। और उसके बाद गुजरात में, सौराष्ट्र के क्षेत्र में जहाँ पल्लवी इत्यादि जगह थी वहाँ पर मैत्रक वंश के राजाओं ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। उसके बाद जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के जो पिताजी थे उनका नाम प्रभाकर वर्धन था और उनके वंश का नाम था पुष्यभूति। उनके वंश का नाम था पुष्यभूति। ये जो पुष्यभूति वंश है ये कहाँ था? थानेश्वर जगह पड़ती है, थानेश्वर या स्थानेश्वर, ये पड़ता है कुरुक्षेत्र के पास हरियाणा में। और तो वहाँ स्थानेश्वर में या थानेश्वर में पुष्यभूति वंश ने अपनी सत्ता कायम कर ली जब गुप्त कमजोर हो गए और प्रभाकर वर्धन ने इसकी स्थापना की। प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन और राज्यवर्धन के बाद हर्षवर्धन। ये सारी जानकारी हम लोगों को मिलती है कि किस तरीके से भारत में स्थानीय शक्तियां उभर के आ रही थी। और थानेश्वर में जो भारत में कुल 51 शक्तिपीठ हैं, भारत में 51 शक्तिपीठ हैं, उन 51 शक्तिपीठ में से एक जो शक्तिपीठ है वो एक शक्तिपीठ कहाँ पर है? थानेश्वर में है, वही थानेश्वर में। अब तो वो छोटी सी जगह है। उसके अलावा जो
बंगाल है, बंगाल में गौड़ जो राजा थे उनका शासन था, गौड़ राजाओं का। और उसके अलावा हम देखेंगे कि हर्षवर्धन का राज्य स्थानीय स्तर में था। और एक मालवा में एक राज्य था, मालवा के राजा का नाम देवगुप्त नाम का राजा था मालवा में, वहाँ उसका शासन था। और इस काल में ये छोटे छोटे जो राजा थे वो आपस में लड़ते रहे और बाद में चल करके हर्षवर्धन ने इन सब पर विजय प्राप्त कर ली। बेसिकली क्या था कि जो मौखरी वंश का राजकुमार था जिससे हर्षवर्धन की बहन की शादी हुई थी, तो उसकी हत्या कर दी बंगाल के राजा शशांक ने और मालवा के राजा देवगुप्त ने। तो उसी के जब उसके पति की हत्या कर दी राज्यवर्धन मौखरी वंश के, तो जा रही थी जंगल में आत्महत्या करने। तो उसके बाद हर्षवर्धन को पता चला को, तो फिर हर्षवर्धन को भेजा और फिर हर्षवर्धन ने मालवा के राजा को भी परास्त किया। तरीके से भारत में फिर जो छोटी छोटी शक्तियां थी तो बोलते हैं 47 तक हर्षवर्धन ने राज्य किया और हर्षवर्धन ने भारत की राजधानी कन्नौज को बनाया। तो पहली बार हम इतिहास कन्नौज जो है भारत की शक्ति का केंद्र बन गया। और आगे चल करके 3 बड़े वंशों के बीच में यह लड़ाइयाँ होंगी, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच में यहाँ पर लड़ाइयाँ होंगी। कुल मिलाकर के भारत को पुनः एक राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने का काम फिर हर्षवर्धन ने किया। और हर्षवर्धन के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, हर्षवर्धन के बारे में हमें जानकारी मिलती है, हुएनसांग जो चीनी यात्री था वो भारत आया था। हुएनसांग ने किताब लिखी थी सी यू की, उसमें वो हर्षवर्धन के काल में ही आया था, तो सारी जानकारी उसने दी है। उसके अलावा एक उसका दरबारी कवि था बाणभट्ट, उसने एक पुस्तक लिखी है हर्षचरित, यानी हर्ष का जीवन चरित, उसमें जानकारी मिलती है। एक किताब है कादंबरी। हर्ष ने खुद कई सारी किताबें लिखी थी, जैसे रत्नावली, नागभट्ट, प्रियदर्शिका, हर्ष ने खुद लिखे थे ये किताबें। उससे उस काल के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। राज तरंगिणी एक बुक है कश्मीर के इतिहास पर जो आगे जाके लिखी गई है, उसमें भी हर्ष काल की जानकारी मिलती है। बाकी हर्ष का एक अभिलेख मिलता है और सिक्के मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं। हर्षवर्धन ने ही कुंभ मेले की शुरुआत की थी, जो इलाहाबाद में कुंभ लगता है, प्रयागराज जो कुंभ है इसकी शुरुआत हर्षवर्धन ने ही की थी। और उसके अलावा हर्ष का एक जो लड़ाई है, एक जो युद्ध है, वो चालुक्य वंश का राजा था दक्षिण भारत का, चालुक्य वंश का राजा था, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, पुलिकेशन द्वितीय। तो पुलिकेशन द्वितीय से हर्ष की लड़ाई हुई थी और जो अभिलेख मिलते हैं वो अपनी दावा करते हैं। जो सार्थक मत है वो यही कहता है कि संभवतः पुलिकेशन द्वितीय ने हर्ष कर दिया होगा। उसके अलावा गुप्तों के समकालीन हम लोगों को वाकाटक शक्तियों के बारे में जानकारी, वाकाटक की विंध्य शक्ति नाम के एक व्यक्ति ने की थी और गुप्त ये थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, उसने अपनी बेटी प्रभावती की विवाह वाकाटकों के साथ में किया था। इसकी भी जानकारी हम लोगों को मिलती है। और वाकाटकों में प्रवेशन नाम का एक बड़ा राजा, मैंने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए। उसके अलावा जबलपुर इत्यादि के क्षेत्रों में बुंदेलखंड के पीछे जो, इसमें हम लोगों को चेदी वंश के बारे में जानकारी, कलचुरी वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो कुल मिलाकर के एक बिखरा हुआ सा इतिहास हमको मिलता है और उस बिखरे हुए इतिहास में अलग अलग शक्तियां हमें भारत में दिखाई देती है। इन्हीं में से आगे चल करके 3 शक्तियों का उद्भव होगा। इसमें से आगे चल करके 3 शक्तियां क्या आएंगी? गुर्जर प्रतिहार, जो गुजरात और राजस्थान से होते हुए कन्नौज तक पहुंचेंगे और कन्नौज पे अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे। बंगाल में गौड़ शासक शशांक की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद वहां पर एक नई शक्ति का उद्भव होगा जिसको कहते हैं पाल वंश, जो बंगाल और बिहार का वंश था, पाल वंश। और जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है वहां पर एक नई शक्ति का उद्भव होगा जिसको बोलते हैं राष्ट्रकूट। और आगे चल करके कन्नौज का जो पूरा इतिहास है, कन्नौज का पूरा इतिहास इन्हीं राजवंशों में युद्ध है, इसको बोलते हैं त्रिकोणीय युद्ध। आज हम लोग वैसे भी सेशन बहुत छोटा रखने वाले हैं, इसको हम बोलते हैं त्रिकोणीय युद्ध। इस त्रिकोणीय युद्ध में पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट एक दूसरे से
संघर्ष रहित रहते हैं और आपस में लड़कर के इतने कमजोर हो जाते हैं कि कोई भी अपनी सत्ता को नहीं बना पाता। छोटा सा सेशन है, बस थोड़ी देर देख लीजिए, जिनके नेट नहीं चल रहे हैं, छोटा सा सेशन है, ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे। और उसके बाद पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट जब समाप्त हो जाते हैं तो कन्नौज पर गहड़वाल वंश की सत्ता बनती है, जिसको जयचंद बोलते हैं, जिसका राजा था जयचंद। और आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जो जयचंद था, जयचंद को इतिहास में सब लोग जानते हैं, वो कन्नौज का ही राजा था, गहड़वाल वंश का, जिसकी पृथ्वीराज चौहान से उसका युद्ध होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये कन्नौज का और उस समय का इतिहास है जब भारत में गुप्त वंश की सत्ताएं कमजोर हुई। तो एक क्रम है और उस क्रम के बाद हम लोग इतिहास में आगे चल के आ जाएंगे। वो हमारा इतिहास रहेगा फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास, पूर्व मध्यकाल। तो आज हम लोग बहुत छोटा सेशन रख रहे हैं क्योंकि कई लोगों को नेट में दिक्कत है, और कल हम लोग चर्चा करेंगे। आज सेशन बस इतना ही रखते हैं। तो आप देखिए कि बंगाल में अलग राजा, राजस्थान में अलग राजा, महाराष्ट्र में अलग राजा, हरियाणा में अलग राजा। तो भारत में जो राजनीतिक विखंडन हो गया, राजनीति का विखंडन हुआ, और इसी का परिणाम हम देखेंगे कि कन्नौज को लेकर के पाल प्रतिहार इनमें झगड़ा होगा, और आगे चल करके भारत में इसी समय अरब लोग आक्रमण करेंगे। भारत में अरब आक्रमण शुरू हो जाएंगे। अब तक कौन आक्रमण करता है? यूनानी करते थे, शक करते थे, हूण करते थे, कुषाण मध्य एशिया से। अब भारत में अरब से आक्रमण शुरू होंगे और मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करेगा। उसके बाद दूसरे लोग भारत पे आएंगे। वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज का सेशन बस छोटा सा ही रखते हैं, और एक ब्रीफ मैंने आपको दिया है। कल हम डिटेल चर्चा करेंगे पूर्व मध्यकाल के इतिहास की। आज की चर्चा बहुत संक्षिप्त, बस यहीं तक। कोई भी सवाल अगर आपके रहेंगे तो मैं कमेंट में लिख दूंगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मॉर्निंग सेशन में हम लोग कल मिलते हैं आपसे संविधान के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।